दोस्तों ये हमारी भारत के भूगोल की दूसरी वीडियो है। इसमें हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। राजधानी स्थित है इसकी पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में ये पड़ता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे बात करते हैं प्रमुख जल अंतराल। जल अंतराल मतलब जो जल सीमा मिली हुई होती है, उसमें जो है 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय कवारती को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ते हैं। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को आपस में जोड़ते हैं। अब थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में हम इसको बांट रहे हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कालसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री जो है वो कुर्दुमुखे है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची तो कालसुबाई है, जबकि दूसरी चोटी है इसकी महाबलेश्वर, जिसका सबसे उच्चतम बिंदु बिल्सन है। इसी चोटी से जो है 5 नदी निकलती हैं। कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री, बेना, गायत्री, कोयना। तो एक बार और देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री हमने इसको बांटते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दूसरी जो है वो महाबलेश्वर है, इससे 5 नदी निकलती हैं। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी वो है कुर्दमुखु। आगे बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है डोटा बेटा, 2637 मीटर, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है? वो है अन्नामुद्दी। यह है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची है अन्नामुद्दी, और डोटा बेटा है दूसरी। आगे देखते हैं। झील। झील जो है ये मैप के माध्यम से इसमें बताया गया है। डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारी झील जो है जम्मू कश्मीर में है। इसमें थोड़ा सा सेंस लगाना है कि इसमें नाग शब्द जो है अधिकतर झीलों में आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। 7 ताल, नैनीताल, खुरपा नौकुचिया ताल, सहज ताल, ये उत्तराखंड की झील है। तसुलुम जो झील है वो सिक्किम में है। राजस्थान में की झीलें ये हैं: राजसमंद, पिछोला, सांभर, लुनकरसर, जैसलमेर, फतेह सागर, डेडवाना। नल सरोवर तार और कंकरिया तार ये गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में अवस्थित हैं। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। दोनों में इसका कुछ पार्ट जो है दोनों राज्यों में आता है। कोलेरू और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, दोनों झील। अब बात करते हैं चिल्का झील की। केरल में देख लेते हैं। केरल में वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। अब इन झील की कुछ स्पेशल विशेषताएं वो देख लेते हैं। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी तटीय झील है। खारे पानी की लैंगून है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील है। जबकि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वो सांभर झील है। ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की नहीं है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की सांभर झील राजस्थान में है, लेकिन ये सबसे बड़ी तटीय झील है। खारा पानी इसमें पाया जाता है बस। बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है, बुलर झील। इस पर तुलबुल परियोजना है। ये भी एग्जाम में कई बार आया कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है। लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है, लोनार झील। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील है। केबुल लामजाओ नाम का तैरते राष्ट्रीय पार्क जो है इस झील में स्थित है। देखते हैं हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है। वेम्बनाड लैगून झील व वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 जो है वो वेम्बनाड झील पर है। आगे देख लेते हैं। मानव निर्मित झील जो है, ये सारी जो है चारों मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर,
सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो रिहंद नदी पर है स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर मंजरा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी झील कौन सी नदी पर है, उसकी कुछ विशेषता पूछी जाएगी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर हो गया। सबसे ज़्यादा खारे पानी की सांभर झील हो गया। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील लोकटक हो गई। अब देख लेते हैं कि तुसोलमू सिक्किम में जो है वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है ये। तो ये हमने झील का चैप्टर पढ़ा। अब आगे देखते हैं। ये है अगला, भारत की जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मौसम संबंधी आंकड़े जो है वो 1875 से मुख्यालय शिमला से जारी होते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे ले आया गया है, जहाँ से अब ये जारी होते हैं। कहाँ से? मौसम संबंधी आंकड़े पुणे से। अब देखते हैं वर्षा। वर्षा के बारे में देखते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर और मैदानी क्षेत्र में किस किस से होती है देखते हैं। लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। अगर पूछा जाए कि शीत ऋतु में किस कोरोमंडल तट पर कैसे वर्षा होती है, तो लौटता मानसून या उसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में क्या काल बैसाखी। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्षा। केरल में आम्र वर्षा, ये आम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म ऋतु में। अब वर्षा ऋतु में जो है वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा ये दो प्रकार का होता है, मतलब दो जगह से आता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से 65% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से आए मानसून से 35% वर्षा होती है। अब इसमें देख लेते हैं। भारत के केरल राज्य में अरब सागर मानसून आता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है। ये बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून से होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। अब जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात सबसे ऊंचा कुंचिकल है। येना जलप्रपात और धुआंधार नर्मदा नदी पर है। चूलिया और पुनासा चंबल नदी पर है। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है 255 मीटर ऊंचा। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र पर है। बिहार टोम्स नदी पर। हुंडरू स्वर्णरेखा पर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है और सबसे ऊंचा कौन सा है? कुंचिकल। अगर बिल्कुल सीधे की बात करें तो जोग या गरसोप्पा, मतलब बिल्कुल सीधा, तो जोग या गरसोप्पा है। तो ये जलप्रपात थे। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा भारत की मृदा। भारत की मृदा जो है उसे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1956 में मृदा की 8 भागों में मृदा को विभाजित किया। किसने? ICAR ने 1956 में मृदा को 8 भागों में विभाजित किया। ये 8 भाग कौन कौन से थे? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं जैव मिट्टी। जिसमें जलोढ़ मिट्टी में तराई, बावर और खादर, ये जलोढ़ मिट्टी के भाग हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.4% पर सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ भी यही है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है। नदियों द्वारा लाए गए तिलछट से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये 3 भागों में है। इसको देख लेते हैं। तराई मिट्टी जो है कंकड़, रेत, छोटे छोटे पत्थर गन्ने के लिए उपयुक्त होती है ये। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाती है जब जब मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। वहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। नवीन जलोढ़ मृदा जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है तो उस मिट्टी का परिवर्तन होता रहता है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। अगली मिट्टी है काली मृदा। निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से, मतलब जो चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। टिटनी
फेरस, लवणों की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग काला होता है। रेगुर मृदा भी कहा जाता है इसको। स्वतः जुताई मृदा भी इसको कहा जाता है। जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। कपास, मूंगफली, तंबाकू और दलहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फसलें इसमें उगाई जाती है। और महाराष्ट्र, गुजरात, दक्कन ट्रैम्प क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पाई जाती है। अगली मृदा को देखते हैं। लाल पीली मृदा। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड से, चूने की कमी तथा अम्लीय, चूने की कमी पर यह अम्लीय पाई जाती है। लैटेराइट जो है लाल मृदा का ही एक प्रकार है। लाल गहरी लोह ऑक्साइड के कारण होती है ये। सफ़ेदी, मतलब इसमें जो है तीन हो जाती हैं, लाल, गहरी, सफ़ेदी और जलवायु भी लैटेराइट, मतलब ये लैटेराइट मृदा के तीन भाग हैं। तो सफ़ेदी केओलिन के कारण और जलवायु भी लैटेराइट जो है लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर ज़मीन में जाने के कारण, ये तीन प्रकार से मिट्टी का इसका निर्माण होता है। चाय, इलायची और काजू के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय और वनीय मृदा जो है ढाल पर होने के कारण इसमें बागानी फसलें उगाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में झूम कृषि इसी मृदा पर होती है। मरुस्थलीय मृदा जहाँ वर्षा 50% से कम होती है, मोटे अनाज की खेती वहाँ हो सकती है। लवणीय मृदा क्षारीय, ऊसर, कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है, मतलब लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा भी, ऊसर मृदा और कलर मृदा के नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर पाई जाते हैं जहाँ जल निकासी ना हो, मतलब जहाँ जल भरा हो, भरा रहता हो, वहाँ लवणीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पीट एवं जैव मृदा। दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थ जब जमा हो जाते हैं, नमक का इसमें अंश होता है जिससे कारी भी कहते हैं। तो ये पीट और जैव मृदा थी। तो ये हमारे मृदा के 8 भाग थे, जिसे ICAR ने 1956 में इसको बांटा था 8 भागों में। तो ये 8 प्रकार की मृदा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक तो काली मिट्टी से ज़्यादा बनते हैं, जैसे रेगुड़ मृदा, या कपास के लिए कौन सी मिट्टी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आ चुका है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त की जाती है। या भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी हो गई। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखते हैं भारत में कृषि। भारत में जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। 17.8% इसका अर्थव्यवस्था में योगदान है। सर्वाधिक श्रमिक क्षेत्र, मतलब 54.6% लोग जो है इसमें संलग्न हैं। ये राज्य सूची का विषय है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल उगाया जाता है और गेहूँ 21% पर और चावल 47% भाग पर भारत में उगाया जाता है। ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों को रबी, खरीफ, जायद में बांटा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इसकी रबी की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में। इसमें जो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू। तो ये पूछ लिया जाता है कि रबी की इनमें से कौन सी फसल है। खरीफ की बुआई जो है जून जुलाई में होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद जो है मार्च अप्रैल में बुआई होती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सब जायद की फसलें हुई। चावल का कटोरा जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत में सिंचाई की बात करें तो 20.2% भाग पर सिंचाई होती है, पर सिंचित क्षेत्र तथा शुद्ध बोया गया उस पर 33% भाग पर सिंचाई होती है। अगर सिंचाई परियोजना की बात करें तो अगर 10,000 हेक्टेयर से ऊपर कोई परियोजना जो है उस उतनी भूमि को सींच रही है तो वो सब वृहद सिंचाई परियोजना हुई। अगर 2,000 से 10,000 के भी हेक्टेयर के बीच में तो मध्यम सिंचाई परियोजना, और 2,000 हेक्टेयर से कम है तो लघु सिंचाई परियोजना में आती है। तो सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा है। भारत में खनिज पदार्थ जो है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक नदी का टॉपिक है वो और कंप्लीट कर लेते हैं। नदी और ये पहाड़ मतलब जो पठार हैं, पहाड़ हैं, इनसे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है वो देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है वो राजस्थान में है। सबसे पुरानी चट्टानों से बनी पहाड़ी है ये। भारत में सबसे पुरानी चट्टानों से बनी पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है। माउंट आबू पर्वत पर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रमुख पठार एवं उनसे निकलने वाली नदियाँ, अगर बात करें हम अरावली की पहाड़ी से, पश्चिम से 2 नदी निकलती है, मतलब अरावली की जो पहाड़ी है उससे पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलती है तथा पूरब से बनास नदी निकलती है।
लूनी नदी कच्छ के ही रण में गायब हो जाती है, मतलब वहाँ कुछ दूर बहकर वो उसी में गायब हो जाती है। राजस्थान में संपूर्ण चक्र जो है बनास नदी का है, मतलब ये नदी जो है राजस्थान के अंदर ही पूरा चक्र बनाती है, बनास नदी। और ये अरावली पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। इससे दो नदी निकलती है, चंबल और बेतवा। आगे बात करते हैं विंध्याचल पठार। विंध्याचल पठार जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। परतदार चट्टानों का बना है। आगे बात करते हैं मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है। इससे तीन नदी निकलती है, पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी। छोटा नागपुर पठार ये खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। झारखंड में पाया जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ी है और पूर्वी हिस्से से इसकी ताप्ती नदी निकलती है। तो ये बहुत नदियां हैं जो पठार पहाड़ियों से निकलने वाली है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी से बना हुआ है। काली मिट्टी से संपन्न क्षेत्र है दक्कन का पठार। ज्वालामुखी विशाल चट्टानों से पूर्वी भाग को इसके विदर्भ कहते हैं। और धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक में। तो ये पठार और पहाड़ी हो गए हमारे। अब आगे नदी देखते हैं। नदी तंत्र में अगर बात करें हम, तो ये हमारा नदी तंत्र है जिसमें सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज ये सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद गंगा तंत्र, यमुना तंत्र, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये इस प्रकार से तंत्र है। देख लेते हैं इसको। तो बात करें हम सतलज और सिंधु। सतलज यहाँ से निकली, सिंधु यहाँ से निकली, यहाँ से निकलती हुई ये सिंधु नदी आई। सतलज ऐसे आई, सतलज में यहाँ पे आके ब्यास नदी मिल जाती है। ये सतलज आगे चलती हुई यहाँ पे इसमें तीनों नदी आके मिल जाती है। सतलज में रावी, चिनाब और झेलम ये तीनों नदी आके सतलज में मिल जाती हैं। फिर ये सारी नदियाँ मिलके सिंधु नदी में मिल जाती है जो अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र हुआ। आगे बात करें हम, ये तंत्र लिखे हुए हैं। गंगा गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, रामगंगा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन। बार बार एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन आता है कि सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन यमुना की सहायक नदी। गिरी, आसन, बेतवा, चंबल, केन, टोंस ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। सिंधु मानसरोवर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलक, सियोक, गिलगित, जास्कर। तो ये सिंधु की सहायक नदी हुई। अब बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सतलज और ब्यास नदी जो है इनके संगम पर जो है हरीके बैराज बनाया गया है। हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सतलज और ब्यास नदी ये हरीके बैराज इनके संगम पर बनाया गया है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकली है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है चेमायुंगडुंग, हिमनद, मानसरोवर के निकट से निकली है। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों आपस में मिलकर जो है आगे बढ़ती हैं। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, घनसिरी, कुल्सी ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आगे कैसे बढ़ती हैं उसको देखते हैं। गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ये दोनों आपस में जब मिल जाती है तो ये पद्मा की संयुक्त धारा होकर बहते हैं। उधर से फिर मेघना आके मिलती है। मेघना पद्मा में जब मिल जाती है तो मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, फिर जाके ये समुद्र में गिर जाती है। इसमें मेघना में आके बराक नदी अंतिम नदी है जो आके इसमें मिलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये इसके विभिन्न नाम हैं। राजस्थान की एकमात्र साल भर बहने वाली नदी चंबल है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगाई ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी है, फिर कृष्णा,
नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। 7 राज्यों में जो है गोदावरी का जल जाता है। बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। बनास नदी जो है इसका संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा होता है। लूनी नदी जो है एकमात्र अंतर्वाही नदी है, मतलब ये बहते बहते जो है भूमि में समा जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ये 2 नदी ऐसी हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। ज्वार नद मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती हैं, भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और जैविक मरुस्थल भी दामोदर नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। तो ये हमारे नदियों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम जो है भारत में जो खनिज हैं उससे आगे पढ़ेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। धन्यवाद।